चैट ऑन करो तभी पता चलेगा बच्चों का। आ गया। और एक स्क्रीन पर वो चलते रहे। हेलो बच्चों। ओके। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं आज, है ना। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं ना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव कर लिया था बच्चों, है ना। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव कर ही लिया था फाइनली, हर्शी और चीज के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। फाइनली चैट ऑन हुआ, 2 क्लास ऑफ था, ऐसा है क्या? ठीक है बच्चों। तो आज सबसे पहले एनसीईआरटी की बात होगी, है ना। अगली हेडिंग जो एनसीईआरटी में है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल एमकेजीपीडिया कैरियर विल यूट्यूब चैनल पर आ गया। मैंने भी इंस्टा पर शेयर कर दिया है, अभी हाल ही में एक चैनल पर शेयर किया, दूसरा बाकी है, कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, सारी बातें करेंगे। अभी फिर हाल हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी का पेज सामने रखिए, पहले तो यही करेंगे हम, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और एनसीईआरटी ने हेडिंग डाली है डीएनए वर्सेस आरएनए। जहां पर हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट है उसके नीचे है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये जो डिस्कशन चल रहा था कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन है जेनेटिक मटेरियल, सही है, वो तो रिजॉल्व हो गया, वो डिबेट खत्म हो गया, है ना। वो डिबेट खत्म हो गया। लोगों ने, दुनिया वालों ने मान लिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बाद में पता चला आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, वो भी प्रूव हो गया। जैसे कि बताया तो था, कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 एग्जांपल दिया है, एक टीएमवी बैक्टीरियोफेज, राइट, और दूसरा क्या दिया है, एक तो टीएमवी दिया है और एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज दिया है। अब नए नए सवाल उठने लगे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है मान लिया, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है मान लिया, अब नए नए सवाल उठने लगे। पहला, व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है। दूसरा, जबकि आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक मतलब डुअल रोल प्ले करता है, मैसेंजर का भी और एडाप्टर का भी। मैसेंजर मतलब एमआरएनए, बच्चे एडाप्टर टीआरएनए को कहते हैं, है ना। एडाप्टर किसे बोलते हैं? टीआरएनए को। पढ़ाऊंगा जब टीआरएनए तो बताऊंगा क्यों एडाप्टर आरएनए कहते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है ये सब क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो हमें डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में कंपेयर करना होगा। अब एनसीईआरटी इसके आगे बढ़ती है, अब बोलती है अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर 1, बच्चे ये 4 क्राइटेरिया है और इसी का पढ़ना है डीएनए वर्सेस आरएनए, कि कौन से क्राइटेरिया में डीएनए पास हो रहा है या फेल हो रहा है, कौन से क्राइटेरिया में आरएनए पास हो रहा है या फेल हो रहा है, ये देखना है। पहला क्राइटेरिया उठा रहा हूं, वैसे तो आप सबको पता है क्राइटेरिया, है ना। एक सेकंड, क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, है ना। जो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। 4 क्राइटेरिया हैं बच्चों। पहले क्राइटेरिया से बात, एक एक क्राइटेरिया उठाते जाता हूं। पहला क्राइटेरिया है इट मस्ट बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, अपना रेप्लिकेशन करा सके, अपना रेप्लिकेशन करा सके। यह पहला क्राइटेरिया है बच्चों।
तो ये जो पहला क्राइटेरिया है, इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है डीएनए हो या आरएनए हो, डीएनए हो या आरएनए हो, बोथ हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, है ना। इसीलिए डीएनए हो या आरएनए दोनों अपना रेप्लिकेशन करा सकते हैं। क्या बोल रहा हूं? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, both DNA and RNA can replicate। मतलब डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं बच्चों, डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो डीएनए एंड आरएनए कैन रेप्लिकेट। तो क्योंकि रेप्लिकेट दोनों कर सकते हैं, सो बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल। डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटीरियल का काम कर सकते हैं। यह पहला क्राइटेरिया था बच्चों, सही है। हां, प्रोटीन इस पहले क्राइटेरिया में ही फेल हो जाता है। प्रोटीन तो रेप्लिकेशन नहीं करा सकता, राइट, रेप्लिकेशन अपना वो नहीं करा सकता, तो प्रोटीन कैन नॉट बी द जेनेटिक मटीरियल। लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटीरियल का काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि पहला क्राइटेरिया जो था रेप्लिकेशन का, उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पास हो गए। डन, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है बच्चों, एक एक क्राइटेरिया एक एक पेज पर करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया है बच्चों कि जेनेटिक मटीरियल it should be stable chemically and structurally। एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है, तो उस पैराग्राफ पर फोकस करेंगे अपन। तो एनसीईआरटी शुरुआत में लिखती है डीएनए डिपेंड ऑन आरएनए फॉर रेप्लिकेशन। नहीं बच्चे, डीएनए खुद अपना रेप्लिकेशन कराता है, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। वो आरएनए प्राइमर बनता है, बाद में उसको हटा भी देते हैं, चिंता न कराएगा, वो भी मारूफ है ना। तो अब बात आई स्टेबिलिटी की बात बच्चों। तो सबसे पहले शुरुआत की 2 लाइन पर फोकस करना। एनसीईआरटी कहती है जेनेटिक मटीरियल मस्ट बी स्टेबल इनफ। जेनेटिक मटीरियल इतना स्टेबल होना चाहिए कि नॉट टू चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। किसके कारण? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के कारण, एज के कारण, और चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हिंदी इंग्लिश मिला के समझ लो, मतलब अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में जेनेटिक मटीरियल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, अलग अलग एज में चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर बचपन में तो मेरा वेरी हाई जीनियस आईक्यू लेवल का जीन था, डीएनए था, सर अब बदल गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? डीएनए जैसा बचपन में था वैसा भी है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। और सर वो क्या बोला आपने, चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हां देखो, उम्र बढ़ने के साथ हमारे बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग, हमारे बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग पर भी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे ब्रीदिंग रेट बदल जाती है, हार्ट बीट रेट, ये सब चीजें बदलती है, बॉडी ऑर्गन के फंक्शन का तरीका बदलता है। तो चाहे अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल हो, अलग अलग एज हो। अरे ये दूसरी स्लाइड है भाई दीपेश, ठीक है। पहला यही था कि डीएनए आरएनए दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसीलिए डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटीरियल का काम करेंगे, बस इतना ही लिखा था। अब दूसरे में आ गए हम, स्टेबिलिटी वाली बात, सही है। दूसरा है स्टेबिलिटी वाली बात। तो बता तो दिया दीपेश, है ना। हाँ अच्छा, रेप्लिकेशन को क्लोनिंग ना कहे बच्चे, क्लोनिंग के समय डीएनए के एक पर्टिकुलर टुकड़े का मल्टीप्लाई कराता है तू, ठीक है ना। रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए रेप्लिकेट कराते हैं हम, ठीक है। इरा अब आगे आइए, मेरी बात सुनिए। मैं बोल रहा हूं जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में, अलग अलग उम्र में, बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग में बदलाव से जेनेटिक मटेरियल में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। फिर एनसीईआरटी कहती है
जहां तक की स्टेबिलिटी की बात है, इसका प्रूफ हमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से मिल गया था। क्या प्रूफ मिला था? जब अपन ने हीट किया था बच्चों, तो हुआ क्या था? डीएनए डीनेचर हो गया था, लेकिन फिर भी अंत में उसमें जो कैप्सूल बनाने वाली प्रॉपर्टी थी उसको कुछ नहीं हुआ था। और अब एनसीईआरटी कह रही है कि इसको अब हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो भाई? ये कि जब ग्रिफिथ ने हीट किया था तो डीएनए हो गया रहा होगा डीनेचर, और जब नॉर्मल कंडीशन मिली होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण फिर से जुड़ गया रीनेचुरेशन, तो डीएनए तो नॉर्मल हो गया था। मतलब सोचो, हीट देने के बाद भी उसमें कैप्सूल बनाने की प्रॉपर्टी रह गई। अब इससे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या चाहिए बच्चों? तो डीएनए की स्टेबिलिटी पर हमें कोई डाउट नहीं है। डन। ओके सचिन, मैं बोल चुका हूं एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक हिंदी का मिल जाएगा। काय को पीछे पड़ा है उसके, है ना? मिल जाएगा, चिंता ना कर, इस मंथ के अंत तक चल रहा है उस पर काम, चिंता ना करो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं डीएनए की स्टेबिलिटी पर हमें कोई डाउट नहीं है। बात रही आरएनए की, आपको याद है आरएनए में राइबोज शुगर का 2' ग्रुप होता है, रिएक्टिव। तो आरएनए भी हो गया रिएक्टिव, अनस्टेबल एंड इजिली डिग्रेडेबल। एनसीईआरटी ने स्टेबल की अनस्टेबल की जगह बच्चों लेबाइल वर्ड यूज किया है। स्टेबल अनस्टेबल की जगह क्या वर्ड यूज किया है? लेबाइल। तो समझ लेना लेबाइल का मतलब होता है अनस्टेबल। ठीक है, एनसीईआरटी के बड़े पैराग्राफ में बॉटम की तरफ है वो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आरएनए का जो राइबोज शुगर है वो 2' ग्रुप रिएक्टिव है, तो आरएनए भी रिएक्टिव हो गया, लेबाइल हो गया, बोले तो अनस्टेबल हो गया और इजिली डैमेज हो जाएगा, पहला। और याद है आरएनए कैटलिस्ट का काम करता है। अरे भाई याद है आपको, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान 23SR आरएनए पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाली एंजाइम का काम करता है। तो एंजाइम ही तो काम कर रहा है, तो कैटलिस्ट का ही तो काम कर रहा है। और जो कैटलिस्ट होगा वो रिएक्टिव होगा, मतलब फिर से आरएनए हो गया अनस्टेबल। समझे? तीसरा, आरएनए में यूरासिल है। याद है यूरासिल का स्ट्रक्चर? मुझे जो याद है, ये यहां NH था, ये NH था, डबल बॉन्ड O, ये ऐसे यूरासिल। अरे दो O ग्रुप है, डबल बॉन्ड O रिएक्टिव ग्रुप है, तो ये भी तो आरएनए को रिएक्टिव और अनस्टेबल बना रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ बच्चों, आरएनए 3 वजह से रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। पहला 2' ग्रुप ऑफ राइबोज के रिएक्टिविटी के कारण, दूसरा कैटलिस्ट का काम करता है इसलिए, तीसरा यूरासिल होना। और डीएनए में इनमें से कुछ भी नहीं है। ना डीएनए में राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है। डीएनए में कैटलिस्ट का रोल है ही नहीं, डीएनए कैटलिस्ट का काम नहीं करता। ठीक है, अच्छा दिखा देता हूं दीपेश तुझे, तो बस ये वाली स्लाइड हो जाने दे, फिर पिछली स्लाइड दिखा देता हूं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, डीएनए में ना तो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता, ना राइबोज है, और यूरासिल ही नहीं। अरे थाइमीन ये मिथाइल ग्रुप इसीलिए तो डाला था ताकि इसकी रिएक्टिविटी, 2 डबल बॉन्ड वो जो लगा रखे हैं उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर सके। तो थाइमीन का होना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता डीएनए की। ठीक है, ओके। तो समरी कहां पहुंची बच्चे? समरी क्या बोलूं स्टेबिलिटी पर? चलो कमेंट कर देता हूं कि आरएनए इज मोर रिएक्टिव, या ऐसे लिखता हूं, रुको, आरएनए इज केमिकली मोर रिएक्टिव, है ना, एंड स्ट्रक्चरली अनस्टेबल, ड्यू टू 3 वजह। ड्यू टू 3 वजह है बच्चों। कौन कौन से? पहला, रिएक्टिव नेचर किसका? 2' ग्रुप राइबोज का, 2' ग्रुप ऑफ राइबोज, पहला। दूसरा, कैटलिस्ट का काम करता है, एंजाइम का काम करता है। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ यूरासिल।
डीएनए में कुछ भी नहीं है, तो डीएनए लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली स्टेबल है। सही है बच्चों? तो बोलूं सेकंड क्राइटेरिया स्टेबिलिटी के मामले में आरएनए फेल हो गया और डीएनए पास हो गया। आरएनए फेल हो गया, डीएनए पास हो गया। सो बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन हुआ? डीएनए। डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। सही है। अच्छा, वो फर्स्ट स्लाइड वाली बात कर रहे हैं, हिंदी में यही है बच्चे कि डीएनए ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि 2' ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है राइबोज का, फिर कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब एंजाइम का काम करता है, तीसरा यूरासिल को होना, ये सब आरएनए को रिएक्टिव और अनस्टेबल बनाते हैं। और डीएनए में इनमें से कुछ भी नहीं है, तो डीएनए कम रिएक्टिव है और ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा बेहतर जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। अच्छा, वो पिछली स्लाइड देखना चाह रहा था, ये है भाई, देख लो कि जेनेटिक मटेरियल अपना रेप्लिकेशन करा सके। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है डीएनए और आरएनए में, इसीलिए डीएनए आरएनए अपना रेप्लिकेशन करा सकते हैं, इसीलिए डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों रिएक्टिविटी की बात हो गई। पहला क्राइटेरिया रेप्लिकेशन में डीएनए आरएनए दोनों पास हुए थे, लेकिन ये जो दूसरा क्राइटेरिया है स्टेबल होने वाली, इसमें आरएनए फेल, डीएनए पास। तो बेहतर जेनेटिक मटेरियल, बेटर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। दो गए, तीसरा लेकर आता हूं। तीसरा क्राइटेरिया होता है बच्चों, तीसरा होता है कि इसमें स्लो चेंजेस होना चाहिए, स्लो चेंजेस होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, जो कि एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। एवोल्यूशन के लिए स्लो चेंजेस चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। अरे यूरासिल में यस बताया ना, 2 डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है, वो रिएक्टिव ग्रुप है, जबकि थाइमीन में उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए मिथाइल ग्रुप डाला गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा लाता हूं, उसमें स्लो चेंज होना चाहिए, जो कि एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। एनसीईआरटी की भाषा लिख देता हूं, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस मतलब स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, that are required for, एक सेकंड, that are required for evolution। एवोल्यूशन के लिए स्लो चेंजेस चाहिए, नई स्पीसीज बनाने के लिए धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए। सही है, चलो आ जाओ। तो बच्चों यहां फिर से क्या बोलूं, अब आप एनसीईआरटी में देख लो, वही लिखा है क्या कि डीएनए हो या आरएनए दोनों में म्यूटेशन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन वायरस रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, तो म्यूटेशन भी फास्ट होगा। रिएक्टिव है आरएनए, अनस्टेबल है, तो म्यूटेशन फास्ट होगा, डीएनए में म्यूटेशन स्लो होगा। एग्जाम्पल भी दिया एनसीईआरटी ने, जिन वायरस में आरएनए जीनोम है, मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और लाइफ स्पैन उनकी कम है, उनमें म्यूटेशन फास्ट होता है, इवॉल्व भी फास्ट होते हैं। एग्जाम्पल ले लो ना, कोरोना वायरस आरएनए वायरस ही तो था, हर 2-3 महीने में म्यूटेट होकर एक नया वेरिएंट आ जाता था। सही है, तो जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा उनमें म्यूटेशन फास्ट फास्ट चलेगा, म्यूटेशन फास्ट फास्ट चलेगा तो सही है, इवॉल्व भी फास्ट होंगे। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब हुआ जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए? स्लो चेंज वाला, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, जबकि आरएनए में तो फास्ट म्यूटेशन हो रहा है, डीएनए में स्लो हो रहा है। तो थर्ड क्राइटेरिया में भी आरएनए फेल हुआ और डीएनए पास हुआ, तो बेहतर जेनेटिक मटेरियल है कौन? डीएनए। ठीक है। ओ भाई, डीएनए चेंज नहीं होता, विथेज बोला है, मैंने बोला जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस नहीं आने चाहिए, लेकिन म्यूटेशन तो बच्चे एबनॉर्मल फिनोमिना है ना, वो तो हो ही सकती है थोड़ी बहुत, उसी के कारण तो इवॉल्व हो गया ऑर्गेनिज्म। स्लो म्यूटेशन क्यों चाहिए? अच्छा, अरे वो तो एग्जाम्पल दिया है, लाइफ स्पैन शॉर्ट क्यों? मैं बोल रहा हूं वायरस का लाइफ स्पैन तो छोटा ही होगा ना भाई, उनका लाइफ स्पैन तो छोटा ही होगा वायरस का,
तो शॉर्ट लाइफ स्पैन का लेना देना नहीं है। वहां पर यह है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल जिन वायरस में है, लाइफ स्पैन तो छोटा है ही है, उनमें म्यूटेशन फास्ट हो रहा है और इवॉल्व भी फास्ट हो रहे हैं। अब स्लो म्यूटेशन क्यों चाहिए वो सुन। अगर फास्ट म्यूटेशन कराओगे बच्चे तो कोई भी स्पीसीज होगी वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगी। सोच, इंसान में हर जनरेशन में म्यूटेशन होता तो पापा मम्मी को बेटा बोलता कि आप लोग कौन हो, क्योंकि आप लोग तो अलग स्पीसीज हो, मैं अलग स्पीसीज हूं। तो स्पीसीज को स्टेबल भी तो रहना है, तो स्लो होना चाहिए म्यूटेशन। ठीक है, ओके। तो भाई इसमें आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट। आरएनए में म्यूटेशन होता है, आरएनए में म्यूटेशन होता है फास्ट रेट में, म्यूटेट एट faster rate as it is reactive and unstable। reactive है और unstable है। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, आगे सुनिए बच्चों, एक वजह और बताता हूं मैं। डीएनए में म्यूटेशन कम होने के चांस, कम होने के, और आरएनए में फास्ट होने के एक वजह और बताता हूं। ठीक है, चलो देखो, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो, आरएनए क्या होता है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो आरएनए मान लो AGCUGC था, है ना? ये नया नया आरएनए बना, नया नया आरएनए बना आगे चलकर। अगर, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ध्यान से समझना, ये आरएनए बन के तैयार हुआ, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इसके बनते समय अगर कोई गड़बड़ी हुई है, क्यों म्यूटेशन हुआ है, पकड़ में आएगा ही नहीं। सिंगल स्ट्रैंड है भाई, किससे कंपेयर करूं इसको कि गलती हो गई बनते समय? तो अगर बनते समय गलती हो गई तो हो गई। इसीलिए एवोल्यूशन के दौरान आरएनए रिपेयर सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मोस्टली आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन डीएनए का एवोल्यूशन के दौरान रिपेयर सिस्टम इवॉल्व हो गया। क्यों? गौर करिएगा। मान लो एक डीएनए बन रहा था, AGTCGAG, ये बन रहा था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना। ए के सामने T, G के सामने C, T के सामने A, C के सामने A, G के सामने C, A के सामने T, G के सामने C। कुछ गड़बड़ है क्या? देखो जरा, डीएनए बनते समय कुछ गड़बड़ हुई क्या? क्या गड़बड़ हुई? पकड़ो जरा, आप ही पकड़ो, फिर बाद में बात करते हैं। कमेंट 7-8 तक के तो है, 7-10 है अभी। हाँ भाई, पकड़ो जल्दी से, गलतियां पकड़ो जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल सही पकड़ रहे में आई। क्यों पकड़ पाए ये बताओ? क्यों पकड़ पाए? क्योंकि डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं और दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फटाक से पकड़ में आ गया। तो तुरंत क्या किया जाएगा? इस डीएनए बनते समय ये गड़बड़ी हो गई, मैं बोल रहा हूं, तो क्या किया जाएगा? तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि भाई यहां पर गड़बड़ हुई है। अब जब गड़बड़ हुई है तो इसको हटा दिया जाएगा और इसकी जगह सही लगा दिया गया। हो गया सही या नहीं? ये बोल रहा हूं मैं कि क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 2 स्ट्रैंड और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर बनते समय कुछ गड़बड़ी हुई तो तुरंत पकड़ में आ जाती है। इसीलिए डीएनए का रिपेयर सिस्टम इवॉल्व हो पाया। मतलब अगर म्यूटेशन हो गया डीएनए में, कुछ गड़बड़ी हो गई, पकड़ में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर ये कहां से बोल रहे हो? अरे आरएनए वर्ल्ड की आखिरी की 2 लाइन पढ़ लो।
आरएनए वर्ल्ड की आखिरी की 2 लाइन पढ़ लो, क्या लिखा है? डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड और दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो फटाक से पकड़ में आ जाता है कि कहां गड़बड़ी हुई, इसीलिए एवोल्यूशन के दौरान उसका रिपेयर सिस्टम इवॉल्व हो गया। हाँ बिल्कुल, हैंड टू हैंड होता है बच्चे, चेक। अब आपका सवाल होना चाहिए, सर अगर गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है, रिपेयर सिस्टम है, तो फिर म्यूटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। ओ भाई, तो इसका जवाब मेरा यह है कि क्या आप बीमार, आपके पास इम्यून सिस्टम है ना, है, फिर तो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी बीमार पड़ते हो ना, क्यों पड़ते हो? क्योंकि कभी कभी इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। सेम इज हियर कि हमारे पास डीएनए रिपेयर सिस्टम है, डीएनए में गड़बड़ी नहीं होगी, म्यूटेशन नहीं होगा, लेकिन जब जब रिपेयर सिस्टम फेल होगा, अरे संदीप तेरे सवाल का ही जवाब है, कभी कभी रिपेयर सिस्टम फेल हो जाता है, और जब जब रिपेयर सिस्टम फेल होगा डीएनए म्यूटेशन हो गया। लेकिन म्यूटेशन होने की रेट कम हो गई या नहीं डीएनए के आरएनए के कंपैरिजन में? ठीक है, इसलिए आरएनए म्यूटेशन फास्ट होता है और डीएनए में कम। तो तीसरा क्राइटेरिया जो था उसमें भी सेकंड थर्ड दोनों में आरएनए फेल और डीएनए पास, तो बेहतर जेनेटिक मटेरियल है कौन? डीएनए। और ये बोल रहे गौरांश, एंजाइम भी तो कैटलिस्ट है, मतलब वो अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल है। जो एंजाइम होगा वो अनस्टेबल होगा, कैटालिटिक है भाई, रिएक्टिव है, अनस्टेबल होंगे वो। ठीक है, अच्छा चलिए आ जाइए, 3 क्राइटेरिया हो गए बच्चों। चौथा समझना, ये हटा देता हूं, ठीक है। अब चौथा बच्चे अगले पेज में लेकर आता हूं। चौथा है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। बच्चे समझना बच्चे, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मतलब मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके। बोलूं सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में यह है कि उसमें क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की? प्रोटीन बनाने की, एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सर प्रोटीन सिंथेसिस कैरेक्टर कैसे रिलेट कर रहे हो, कैसे रिलेट कर रहे हो? चलो देखते हैं, आ जाओ सोनम, देखो जरा, अभी समझो जरा। देखो मामला यह है, यह डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है बच्चों? आरएनए। डीएनए या जीन से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन का एग्जाम्पल बोलो, एंजाइम। प्रोटीन के नाम पर क्या बना? एंजाइम। प्रोटीन के नाम पर एंजाइम। अब एंजाइम क्या करेगा? किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। किसमें बदल दिया? प्रोडक्ट में। और ये जो प्रोडक्ट बना कंट्रोल करता है मेंडेलियन कैरेक्टर, लाइक हाइट। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं हाइट। तो बोलो कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होगा? जब प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कौन बनवाएगा? एंजाइम। एंजाइम या प्रोटीन कब बनेगा? जब डीएनए से आरएनए प्रोटीन बनेगा। मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस तभी होंगे जब डीएनए से आरएनए प्रोटीन बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो प्रोटीन बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए, तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। ये पॉइंट ये है। सुनो, इस बार आरएनए पास होने वाला है, आ जाओ। आपको नहीं लग रहा आरएनए कैन डायरेक्टली सिंथेसाइज प्रोटीन? आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना देगा और कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाएगा और कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, जबकि डीएनए डिपेंड करता है आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए खुद प्रोटीन नहीं बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगा, फिर कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। ठीक है बच्चों? अच्छा ठीक है, यह बात हो गई। दूसरी बात बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है क्या? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। क्या? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी has
हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, वहीं लास्ट पैराग्राफ में हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मतलब यह है कि प्रोटीन बनाने में मैक्सिमम रोल आरएनए का है। कैसे? चलो देख लो, कैसे का जवाब अब ले लो। भाई, प्रोटीन बनाने की जरूरतें क्या हैं, क्या क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो चलो देख ले। पहला बच्चों, अगर थोड़ा बहुत याद है तो एमआरएनए चाहिए, मतलब आरएनए, है कि नहीं? टीआरएनए चाहिए, मतलब फिर से आरएनए। अरे आरआरएनए भी चाहिए। याद है प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। और राइबोसोम किसका बना होता है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम कौन है? आरआरएनए। तो भाई प्रोटीन बनाने के लिए आरआरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए। और वो सब छोड़ो, एमिनो एसिड को आपस में कौन जुड़वाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? पेप्टाइडिल ट्रांसफ्रेज एंजाइम। कौन बनवाएगा? पेप्टाइडिल ट्रांसफ्रेज। और प्रोकैरियोट बताया ये एंजाइम क्या है? प्रोकैरियोट में ये एंजाइम है 23S आरआरएनए। यूकैरियोट में कौन है ये एंजाइम? 28S आरआरएनए। ओ भाई, कौन है ये एंजाइम? आरएनए एंजाइम का काम कर रहा है। तो बोलो इस एंजाइम को राइबोजाइम। क्या काम करती है ये एंजाइम? क्या काम करती है ये एंजाइम? तो बोलूं, हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। देखा आपने, प्रोटीन बनाने में मैक्सिमम रोल आरएनए का है, ये कह रहा था मैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह हुआ कि चौथे क्राइटेरिया में आरएनए भी पास हो गया और डीएनए भी प्रोटीन बना रहा है इनडायरेक्टली आरएनए की मदद से। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एनसीईआरटी बच्चों कहती है चलो इस डिबेट को रोकते हैं, इस डिबेट को खत्म करते हैं और आगे क्या करते हैं? राइबोजाइम मतलब एंजाइम जो आरएनए हो उसे राइबोजाइम कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है चलो अब इस डिबेट को रोकते हैं और कंक्लूड करते हैं क्या कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकते हैं, लेकिन डीएनए स्टेबल है इसलिए उसे स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए प्रेफर करते हैं, आरएनए को ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए प्रेफर करते हैं। देखो जरा एनसीईआरटी में अगले पेज में लिखा है क्या? डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेस्ट क्या है? डीएनए। और ट्रांसमिशन के लिए क्या? आरएनए। लिखा है क्या ये? ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। मिल गया सभी को? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए अगली हेडिंग क्या है? आरएनए वर्ल्ड। क्या बच्चों? आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में डिस्कस किया गया है बच्चों कि धरती पर पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया था। कौन आया था? आरएनए। क्या प्रूफ है? तो एनसीईआरटी कहती है कुछ इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। कुछ इसेंशियल लाइफ मतलब जिंदा रहने के लिए जो जरूरी प्रोसेस है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है। बच्चे स्प्लाइसिंग नहीं पता तो पढ़ेंगे आगे, है ना? और जिन्हें पता है उनको पता है कि स्प्लाइसिंग मतलब वही इंट्रॉन हटाना, है ना? इंट्रॉन हटाना, एक्सॉन जोड़ना, आएगा आगे चलकर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं इसेंशियल लाइफ प्रोसेस जो है बच्चे, आसिफ जब आपके पास आएगा ना ये पीडीएफ तब बना लेना थोड़ा सा हिस्सा, है ना? चलो ठीक है। आरएनए वर्ल्ड जो है मैं बोल रहा हूं कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था। प्रूफ यह है कि कुछ इसेंशियल प्रोसेस है विच हैव इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, मतलब इनमें आरएनए का रोल है। याद करो ना, अभी तो बताया ट्रांसलेशन में एंजाइम का काम प्रोकैरियोट में 23S आरआरएनए कर रहा है, यूकैरियोट में 28S आरआरएनए कर रहा है। और जब स्प्लाइसिंग पढ़ाऊंगा बच्चों तो यहां पर एक स्पेशल आरएनए होता है, एसएन आरएनए पूरा नाम होता है इसका, पढ़ाऊंगा जब आरएनए में पहुंचूंगा।
स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये एंजाइम का काम करता है। तो देख लो, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, यही तो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ही तो है ये। तो कहने का मतलब इसेंशियल लाइफ प्रोसेस जो है, इनमें आरएनए का रोल है। ठीक है, अच्छा क्या कहना चाह रहे हो सर, क्या प्रूफ है कि धरती पर पहले आरएनए है? बच्चों पता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल आपकी बॉडी में या अपनी लाइफ में हर सेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन। अरे एक छोटा सा इंसुलिन ना बने ना बॉडी में तो जिंदगी भर के लिए डायबिटीज हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन है सबसे ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ, एसएनआरएनए पढ़ाऊंगा बच्चे, अभी तो नाम लिख दिया मैंने, स्प्लाइसिंग के दौरान आएगा ये, तो पढ़ेंगे क्या होता है ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्प्लाइसिंग में काम आता है, एंजाइम का काम करता है। तो बात ये कर रहा हूं मैं कि क्या कहना चाह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल मैंने क्या बोला? प्रोटीन। इसका मतलब यह हुआ कि जो धरती पर पहला लिविंग सेल रहा होगा उसने प्रोटीन बनाया होगा, तभी तो वो जिंदा रह पाया। धरती पर जो पहली लिविंग सेल थी उसने प्रोटीन बनाया होगा, तभी जिंदा रह पाया। और अगर प्रोटीन बनाया, इसका मतलब उसके पास आरएनए था। आरएनए था, सही है? समझ गए? अच्छा, आरएनए था, 23 आरएनए रहा होगा, तभी तो प्रोटीन बना पाया। इसका मतलब आरएनए था पहली लिविंग सेल में, तो प्रूव हो गया कि धरती पर पहली सेल जो है उसमें आरएनए था। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता था तो कैटलिस्ट का भी काम करता था। एनसीईआरटी क्या कहती है? जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता था तो कैटलिस्ट का काम करता था। अब एनसीईआरटी बोलती है प्रूफ क्या है? आंसर खुद एनसीईआरटी दे रही है। क्या आंसर दे रही है? कि आज भी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन, आज भी हमारे बॉडी के कुछ रिएक्शन आरएनए एंजाइम चलाते हैं, प्रोटीन एंजाइम नहीं चलाते। जैसे स्प्लाइसिंग आज भी हमारे बॉडी में एसएनआरएनए चला रहा है, ट्रांसलेशन आज भी हमारे में 28 एसआरआरएनए चला रहा है, प्रोकार्योट में 23 एसआरआरएनए। तो जब आरएनए आज एंजाइम का काम कर रहे हैं तो उस समय भी कर रहे होंगे। ठीक, शुरुआत से बोलते हैं, आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल का काम करता था तो कैटलिस्ट का काम करता था, और क्योंकि कैटलिस्ट का काम करता था इसलिए आरएनए रिएक्टिव था, अनस्टेबल था। रिएक्टिव था, अनस्टेबल था। अरे इसीलिए तो आरएनए को केमिकली मॉडिफाई करके बनाया गया डीएनए विच इज मोर स्टेबल। समझे क्या? सही है। अब डीएनए स्टेबल है, उसमें जल्दी चेंजेस नहीं होते, उसकी वजह बता चुका हूं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बनते समय अगर कुछ गड़बड़ हुआ तुरंत रिपेयर हो जाता है। सही है। अच्छा, एक सवाल है प्रांजीव का, जब आरएनए लेस स्टेबल है तो डीएनए वायरस में क्यों? बाद में आया ना कुछ वायरस में बच्चे, शुरुआत के वायरस में आरएनए था, बाद में कुछ वायरस है ना जिनमें डीएनए है जो स्टेबल है। अब उसी में हो जाए नहीं होता, जो नया बनेगा उसमें आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो आरएनए वर्ल्ड भी बच्चों पूरा हुआ। अब पहला मेजर टॉपिक इस चैप्टर का, डीएनए रेप्लिकेशन। अब बच्चों बहुत ध्यान से, हां ध्यान देना। देखो बच्चों, डीएनए से डीएनए बनना है ना, ये ऐसे करता हूं, ये हटाता हूं आगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? ये डीएनए से डीएनए का बनना। और आपको याद है डीएनए रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। अरे पिछले पेज में एनसीईआरटी ने लिखा है ना, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए इज एबल टू रेप्लिकेट। डीएनए रेप्लिकेट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्वेश्चन आ जाए इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों कर पा रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण। बच्चों, यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? तो याद करो, मैंने बोला था इन यूकैरियोट, युक नहीं है, यूकैरियोट है,
डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा? इन एस फेज। यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब बच्चों प्रोकैरियोट में, प्रोक नहीं है, प्रोकैरियोट है बच्चों। प्रोकैरियोट में सेल साइकिल नहीं चलती। वहां G1 S G2 प्रोफेज मेटाफेज ये सब नहीं होता। वहां दो ही चीजें होती हैं। क्या? वहां दो ही चीज होती है। पानी पी लेता हूं और सवाल का जवाब भी। दो सवाल मैं बोल रहा था। प्रोकैरियोट में सेल साइकिल नहीं होती। G1 S G2 प्रोफेज मेटाफेज ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट में दो ही चीजें होती है, डीएनए रेप्लिकेशन, बाइनरी फ्यूजन। डीएनए रेप्लिकेशन फिर बाइनरी फ्यूजन, डीएनए रेप्लिकेशन फिर बाइनरी फ्यूजन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कब हुआ? सही बोल रहा है सचिन, बाइनरी फ्यूजन से पहले। ठीक है, तो आ चुका है ये क्वेश्चन नीट में। तो प्रोकैरियोट में कब होगा डीएनए रेप्लिकेशन? जस्ट प्रेयर टू बाइनरी फ्यूजन, मतलब बाइनरी फ्यूजन के जस्ट पहले होगा। सही है? रोहित जो होता है वो कर रहा है ना, जस्ट पहले, बाइनरी फ्यूजन के पहले। अच्छा बच्चों, अब याद है आपको डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये तो मैंने बताया था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, क्या होता है ये सेमी कंजर्वेटिव? हाँ बिल्कुल, आर्यन अंत में बिल्कुल करेंगे अपन, है ना। दो तीन कुछ सवाल दूंगा होमवर्क के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो पिछली क्लास में रह गया था। अच्छा सुनिए, मान लो बच्चों ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, ए टी जी सी सी जी टी ए। मान लो बच्चों ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब रेप्लिकेशन होना होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड बच्चों याद करो अलग हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। एक में है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए। एक में है ए जी सी टी और दूसरे में है टी सी जी ए। दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। अरे लेकिन इन स्ट्रैंड को क्या बोलूं? इन दोनों स्ट्रैंड को बोलूं पेरेंटल स्ट्रैंड, पुराना स्ट्रैंड है, या इनको देख के ही नया बनने वाला है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड। सही है, इधर भी लिख देता हूं, ये भी क्या है? पुराना वाला स्ट्रैंड, पेरेंटल, या बोलो इसी को देखकर नया बनेगा इसलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड। पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और याद है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मीत ध्यान दे ले इधर अभी, है ना, पढ़ने पर फोकस कर ले जरा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की बात करते हैं। तो देखो एक नया जो स्ट्रैंड बनेगा, ए के सामने क्या लग जाएगा? टी लग जाएगा। ए के सामने टी लग जाएगा, ये देखो, ए के सामने टी, हाइड्रोजन बॉन्ड, जी के सामने सी, हाइड्रोजन बॉन्ड, सी के सामने जी, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, टी के सामने ए, हाइड्रोजन बॉन्ड, बन गया नया स्ट्रैंड। इधर भी टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने टी। बच्चों इन दोनों स्ट्रैंड जो नए बने हैं इनको क्या बोलूं? इनको बोलूं न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो बच्चे दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, एक से बन गए दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन देखो दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पुराना है और एक नया है, तभी तो सेमी कंजर्वेटिव कह रहे हो भाई। आदित्य
डिसकंटिन्यूअस सेमी डिसकंटिन्यूअस की बात अभी नहीं बच्चे, मैकेनिज्म में करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चे, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक से दो डीएनए बने, दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना, दो में से एक स्ट्रैंड, मतलब 50%। सेमी का क्या मतलब, हाफ, 50%। तो दो में से, दोनों डीएनए में दो में से एक स्ट्रैंड, दो में से एक स्ट्रैंड मतलब 50% स्ट्रैंड पुराना कंजर्व्ड है, इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सही है। अच्छा, तो कोई पूछे कि सेमी कंजर्वेटिव में होता क्या है, तो लिख दूं, बोथ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, बोथ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव वन पेरेंटल स्ट्रैंड, एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ठीक है ना, एक पेरेंटल है और एक, देखो जरा, एक पेरेंटल है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। दोनों डीएनए में दो में से एक स्ट्रैंड मतलब 50%, हाफ पुराना वाला कंजर्व्ड है, इसीलिए बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अब बताइए ये किसने बताया था सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए रेप्लिकेशन? वाटसन क्रिक ने खुद। सर इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ क्या है, करो ऐसा करो ना, जहां पर बच्चों एनसीईआरटी में डीएनए रेप्लिकेशन हेडिंग है, उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, बहुत प्यारी सी लाइन है। इंग्लिश में तो खास करके, हिंदी में तो सिंपल लिखा है, इंग्लिश में तो खास करके बहुत लिखा है, वाटसन एंड क्रिक के शब्द लिखे हुए हैं। पढ़ के देखो, समझ में आया या नहीं आगे मुझे वो बताओ, फिर मैं बोलूंगा उसको। समझ में आ जाए तो मैं क्यों बोलूं, आपको तो आता है। फिर पढ़ो जरा एक बार, देखे। वाटसन और क्रिक दोनों शब्द दिए हैं कुछ, हाँ हाँ पढ़ो भाई, मजा आ गया उस लाइन को पढ़ के। अच्छा चलो मैं ही बोलता हूं, तुम लोग तो बोलोगे नहीं, मैं ही बोलता हूं। लाइन ये है बच्चों, समझ में आ गया इशिता? वाह। अच्छा सुनो मैं बताता हूं, वहां पर बच्चों लाइन लिखी है, इट हैज नॉट, वाटसन क्रिक के शब्द हैं, ध्यान रखना, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, है ना। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, बिल्कुल। अब मैं बात समझा देता हूं, लाइन तो बड़ी प्यारी है। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस मतलब जब हम डबल हेलिक्स मॉडल बना रहे थे, मैं बता रहा हूं चिंता ना करो, जब हम डबल हेलिक्स मॉडल बना रहे थे तो यह बात हमारे दिमाग से एस्केप नहीं हुई, मतलब यह चीज हमारे दिमाग से नहीं हटी, क्या कि स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड immediately suggest the possible copying mechanism for the genetic material। मतलब हिंदी में सुन लो भाई, उन्होंने कहा था कि जब हम डबल हेलिक्स मॉडल बना रहे थे ना, तो ये बात हमारे दिमाग से नहीं हटी थी कि जो हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बता रहे हैं, स्पेसिफिक पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बता रहे हैं, वही सजेस्ट कर रहा है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए की कॉपी कैसे बनेगी। फिर से उन्होंने कहा था कि जो हम स्पेसिफिक पेयरिंग बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमने जो बताया है स्ट्रक्चर बताते समय, वही सजेस्ट कर रहा है डीएनए की कॉपी कैसे बनेगी। सिंपल है, क्या सिंपल है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण उनके सामने एक एक स्ट्रैंड और एक और बन जाएगा। समझे क्या? अरे अब तो समझ में आ गया स्नेहिल। ठीक है बच्चों, फिर से बोल देता हूं, उन्होंने कहा था कि ये चीज हमारे नोटिस से नहीं एस्केप हुई, नहीं छूटी हमारे नोटिस से, कि जो हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बता रहे हैं वही सजेस्ट कर रहा है कि डीएनए की कॉपी कैसे होगी। दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, दोनों के सामने कॉम्प्लीमेंट्री लग जाएगा, लो बन गए एक से दो डीएनए। ठीक है, इससे पता चलता है वाटसन क्रिक बता गए थे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। हाँ, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था बच्चों मेसलसन और स्टॉल ने ऑन ई कोलाई 1958 में। टेक्निक का नाम इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। सब समझाता हूं, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट आ रहा है। आ जाओ अगले पेज में आते हैं।
देखो मैं लिख रहा हूं सेमी कंजर्वेटिव मैथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मैथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन was suggested by, किसने सजेस्ट किया था पहली बार? वॉटसन और क्रिक ने। was suggested by वॉटसन एंड क्रिक एंड इट was experimentally proved by, एक्सपेरिमेंटली से प्रूव किसने किया? इट was experimentally proved by वॉटसन, सॉरी सजेस्ट किसने किया? वॉटसन क्रिक ने। एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल ऑन ई कोलाई। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? ई कोलाई पर। ईयर भी याद रखना 1958। टेक्निक क्या यूज की थी? बाय यूज ऑफ टेक्निक, बाय यूज ऑफ टेक्निक। कौन सी टेक्निक? बड़ी प्यारा सा नाम है, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन। घबराओ नहीं, बताता हूं क्या है ये टेक्निक जो यूज की थी। उसका नाम है इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन। ठीक है, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा क्या टेक्निक है। पहले ये देखो, इन्होंने यूज किया था क्या? यूज्ड, मेसेल्सन स्टॉल की बात हो रही है, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या क्या लिया था? दो आइसोटोप लिए थे, N14 और N15। बच्चों N14 जो है वो लाइट नाइट्रोजन है, N15 हैवी नाइट्रोजन है। लेकिन ध्यान रखना, बोथ ऑफ देम आर नॉन रेडियो एक्टिव। आपको पागल बनाने के लिए आ जाता है, बोल देते हैं कितने रेडियो एक्टिव होंगे। कोई नहीं होगा भाई, इनमें से कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट किसका बनाया? दे प्रिपेयर्ड डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ सीजियम क्लोराइड। किसका डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया था? सीजियम क्लोराइड का। अब ये क्या होता है डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ सीजियम क्लोराइड? देखो बच्चों, सीजियम क्लोराइड ना हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, तो इसका डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया था। कैसे बनाया था? आ जाओ दिखाता हूं, अगले पेज में खुलकर पढ़ते हैं डिटेल पे। देखो, डेंसिटी ग्रेडियंट बता रहा हूं सीजियम क्लोराइड का। एक कंटेनर में बच्चों सीजियम क्लोराइड और पानी का सॉल्यूशन बनाओ और सेंट्रीफ्यूज कर दो। सीजियम क्लोराइड का भारी होता है सीजियम क्लोराइड, और पानी में सॉल्यूशन बनाओ और सेंट्रीफ्यूज कर दो। तो सीजियम क्लोराइड क्योंकि भारी है, तो मैक्सिमम सीजियम क्लोराइड आपको कहां देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम सीजियम क्लोराइड बच्चों आपको कहां देखने को मिलेंगे? बॉटम की तरफ। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ, अरे क्योंकि भारी है ना, तो सबसे ज्यादा सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल आपको बॉटम की तरफ देखने को मिलेंगे। तो हाईएस्ट डेंसिटी यहां होगी, ये देखो, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड ये। तो इस एरिया को बोलूं हाई डेंसिटी है सीजियम क्लोराइड की, हाईएस्ट डेंसिटी यहां, क्योंकि भारी है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीजियम क्लोराइड तो यही आ जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर डेंसिटी, अरे भाई मॉलिक्यूल भारी है तो मैक्सिमम यहां है, उससे कम कहां होंगे? यहां। ये देखो, इसे बोलूं मीडियम डेंसिटी है, यहां मीडियम डेंसिटी है सीजियम क्लोराइड की। और भारी तो मैक्सिमम नीचे चला गया, बीच में थोड़ा बहुत, और सबसे कम कहां होंगे? टॉप पर। टॉप पर तो सबसे कम होंगे, तो ये हो गया लो डेंसिटी। अरे ग्रेडियंट का मतलब समझते हो? ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस। डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब डेंसिटी में डिफरेंस, ये सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं जब आप बॉटम की तरफ आओगे तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन होगा सीजियम क्लोराइड का। क्या कहते हो? बॉटम की तरफ आओगे तो सीजियम क्लोराइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा। सही है? अच्छा, फायदा क्या है इस टेक्निक का?
नॉर्मल सेंट्रिफिकेशन करा लो भाई, बताता हूं क्या फायदा है। पहले ये देखो, इस एक्सपेरिमेंट में ना बच्चों 3 तरह के डीएनए मिलेंगे आपको, 3 तरह के डीएनए मिलेंगे। कुछ डीएनए ऐसा होगा जहां पर दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन कौन सा होगा, N14, तो इसको बोलेंगे लाइट डीएनए। समझ लो कॉन्सेप्ट, फिर एक्सपेरिमेंट, लाइट डीएनए बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लाइट डीएनए। कुछ डीएनए ऐसा भी होगा जिसमें एक स्ट्रैंड तो N14 का होगा और जो दूसरा स्ट्रैंड है बच्चों वो N15 का होगा। सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब, अरे यहां पर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस बच्चा, ठीक है ना। अच्छा वो डिस्टेंस रहने दो अभी, जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट, डिफरेंस इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा तीसरा ये कैसा डीएनए, एक N14 है एक N15 है, तो क्या बोलोगे, हाइब्रिड डीएनए। कुछ डीएनए ऐसे मिलेंगे जिनमें दोनों स्ट्रैंड N15 वाले होंगे, भारी वाले, तो इसे भारी डीएनए बोलो। इसे क्या बोलोगे, हैवी डीएनए। इसे क्या बोलोगे, हैवी डीएनए। 3 तरह के डीएनए मिलेंगे। अब बात आई सर फिर क्या कहना, ये एक्सपेरिमेंट, ये क्या है टेक्निक, क्यों यूज करेंगे। देखो बच्चों मामला ये है, अगर मैं ये तीनों तरह के डीएनए यहां डाल दूं, तीनों तरह के डीएनए यहां डाल दूं, ठीक है, तीनों तरह के डीएनए डाल दिए, तो होगा क्या समझना। अगर मैं नॉर्मल सेंट्रिफिकेशन कराऊं ना, तो हैवी डीएनए जो है बहुत जल्दी बॉटम में आ जाएगा, हैवी डीएनए बहुत जल्दी बॉटम में आ जाएगा, यहां पर थोड़ी देर में हाइब्रिड भी आ जाएगा, थोड़ी देर में लाइट भी आ जाएगा, तो सारा डीएनए एट द एंड बॉटम में आ जाएगा। तो क्या आप बता पाओगे कि सैंपल में कितने तरह के डीएनए थे, बिल्कुल नहीं बता सकते। सैंपल में कितने तरह के डीएनए थे बिल्कुल नहीं बता पाओगे, लेकिन इस टेक्निक में बता पाओगे। क्यों बता पाओगे, सुनना जरा। इसमें क्या होगा बच्चे, जब डीएनए आपने डाल दिया तीनों तरह का, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करा रहे हो, तो होगा क्या, जो भारी वाला डीएनए N15 वो नीचे सेटल हो रहा है, देखते जाना, नीचे सेटल हो रहा है, सेटल हो रहा है, सेटल हो रहा है, यहां आके रुक गया बच्चों, इसके आगे नहीं जा रहा वो। क्यों, क्योंकि यहां पर हैवी डीएनए की जो डेंसिटी है, हैवी डीएनए की डेंसिटी और सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी इक्वल है। मैंने बोला हैवी डीएनए जो है चला चला सेटल हुआ, यहां तक आया, रुक गया। क्यों, यही क्यों रुक गया, क्योंकि यहां पर जो सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी है और हैवी डीएनए की डेंसिटी इक्वल है, इसलिए ये डीएनए यहां रुक गया। मतलब एक तरह से डीएनए को ना बॉयंसी मिल गई। क्या मिल गई, बॉयंसी मिल गई। अब बॉयंसी मिल गई तो ये डीएनए यहीं पर तैरता रहेगा, चाहे जितनी देर घुमा लो, अब ये नीचे नहीं जाएगा। तो इसका एक बैंड बन गया, एक पट्टी टाइप की आ गई डीएनए की, अब इसके नीचे नहीं जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, देखो ना, ये जो हैवी डीएनए वाला बैंड है, देखो जरा, वो यहां पर आकर बन गया। ये हैवी डीएनए का बैंड है, आगे नहीं जाएगा अब ये N15 वाला डीएनए। हाइब्रिड वाला चला, थोड़ी देर चला, बॉटम नीचे आ रहा है, यहां आके रुक गया, यहां आकर रुक गया। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी है और हाइब्रिड डीएनए की डेंसिटी इक्वल है, इसलिए यही बॉयंसी होगी, फ्लोट टाइप का करने लगेगा, बिल्कुल यही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब हाइब्रिड डीएनए का बैंड बच्चों बीच में बन जाएगा, यहां N14 N15। और लाइट डीएनए तो बेचारा थोड़ी दूर चलेगा, यहीं रुक गया ऊपर की तरफ ही, क्योंकि यहां पर जो सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी है और लाइट डीएनए की डेंसिटी इक्वल है। अरे तभी तो टेक्निक का नाम है इक्विलिब्रियम डेंसिटी। जहां पर इक्वल डेंसिटी होगी वहां रुक जाएगा डीएनए, तो लाइट डीएनए यहीं रुक गया, N14। टेक्निक का फायदा समझ में आया। टेक्निक का फायदा यही है कि जितने तरह के सैंपल होंगे साफ साफ दिख जाएगा, जितने तरह की पट्टियां दिखें, जितने तरह के बैंड दिखें, मतलब सैंपल में उतनी तरह का डीएनए है। और यह भी पता चल जाएगा अगर बैंड नीचे है तो हैवी डीएनए है, बीच में है तो हाइब्रिड डीएनए है, टॉप पर है तो लाइट डीएनए है। समझे,
इसलिए बच्चों इसको यूज किया गया। अब बात रही इनके एक्सपेरिमेंट की, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखो बच्चों, एक कंटेनर में रखो कल्चर मीडियम। क्या रखो? कल्चर मीडियम। ध्यान देते रहना भाई, कल्चर मीडियम। और इसमें ना नाइट्रोजन पता है किस फॉर्म में डाला है? एमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में, जिसमें नाइट्रोजन N15 है। बोलो, हैवी नाइट्रोजन डाल दिया है, N15 वाला एमोनियम क्लोराइड डाला है, तो हैवी नाइट्रोजन डाल दिया है। अब यहां छोड़ दो इकोलाई। यहां क्या छोड़ दो? इकोलाई। लो छोड़ रहा हूं इकोलाई। इकोलाई छोड़ दो फॉर मेनी जनरेशन। इकोलाई छोड़ दो फॉर मेनी जनरेशंस। कई जनरेशन मल्टीप्लाई करने दो। तो इकोलाई 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 ऐसे बनता जा रहा है। लेकिन बच्चों ये क्यों भूल रहे हो? इकोलाई को मल्टीप्लाई करने के लिए नाइट्रोजन बेस चाहिए। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये भी तो चाहिए। ओ भाई, आइसोटोप N14 N15 सब मिलता है। एटॉम, ये तो केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा होगा ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं? आइसोटोप, आइसोबार सब पढ़ा है। अब इधर देखो, अब मैं बोल रहा हूं इकोलाई जब 1 से 2 हो रहा है तो उसका डीएनए डबल हुआ होगा। डीएनए डबल होने के लिए नाइट्रोजन बेस्ड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन चाहिए। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन चाहिए वो मीडियम से कौन सा मिला है? N15। तो जितने भी बच्चों नाइट्रोजन बेस लगेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उनमें नाइट्रोजन कौन सा होगा? N15 होगा या नहीं? भाई इकोलाई को डीएनए डबल करना है। ओह, रेडियो एक्टिव होता ही नहीं N15 बच्चा, हैवी होता है। ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं इकोलाई जब 1 से 2 हो रहा है तो उसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन चाहिए डीएनए डबल होने के लिए। लेकिन उन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन जो ले रहा है उनको बनाने के लिए नाइट्रोजन कौन सा मिल रहा है? N15। तो जो भी डीएनए बनेगा उनमें एडेनिन, ग्वानिन कैसे वाले लगेंगे? N15 वाले। सही है। इसका मतलब कई जनरेशन जब ये मल्टीप्लाई कर लेगा और जब आप चेक करोगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेस कौन से वाले होंगे? N15 वाले। मतलब कैसा डीएनए है? हैवी डीएनए है। अगर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन कराऊं तो बैंड कहां आएगा? बॉटम के नजदीक। सही है। N15 N15। ठीक है बच्चों, अब क्या करें? अब चलो, मेसेल्सन स्टॉल ने इसे एक नए मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। कौन से मीडियम में? N14 वाले मीडियम में। चलो लाओ। तो देखो, एक नया कंटेनर ले लो भाई। एक नया कंटेनर ले लो और उसमें शिफ्ट कर दो। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, इकोलाई विथ हैवी डीएनए। एक इकोलाई ले ली जिसमें कैसा डीएनए है? हैवी डीएनए। इकोलाई विथ हैवी डीएनए। एक सेकंड, ये हटा दिया जाए। हाँ, इकोलाई विथ हैवी डीएनए ट्रांसफर्ड टू N14 मीडियम, एक नए मीडियम में। मतलब अब इकोलाई को जो नाइट्रोजन बेस बनेंगे उसमें नाइट्रोजन कौन सा होगा? N14 वाला। ठीक है। तो चलो एक नया बर्तन ले लो। लो भाई, एक नया कंटेनर ले लिया ये, और इसमें नाइट्रोजन कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन किस फॉर्म में डाला है? इसमें कल्चर मीडियम जो है, जो कल्चर मीडियम है उसमें, कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन किस फॉर्म में डाल रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में। लेकिन उसमें नाइट्रोजन कौन सा है? N14। मतलब इकोलाई जो आपने डाला है यहां पर, एक सेकंड, इकोलाई को जो डाला है आपने यहां पर, ये वहां से उठा के डाल दिया। इसको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन बनाने के लिए नाइट्रोजन कौन सा मिल रहा है? N14। मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन कौन सा बनेगा इसमें? कौन सा? N14 वाला। तो आ जाओ देखते हैं। जब इकोलाई बच्चे 20 मिनट में डबल होता है
तो 20 मिनट में जब 1 से 2 हुआ होगा, इकोलाई जब एक, वो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है बच्चे, देखेंगे अंकित, देखेंगे उसमें ट्रिटियम यूज करते हैं ना बच्चे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है। चलो मैं ये बोल रहा हूं, आपने इकोलाई विथ हैवी डीएनए, ये वाले इकोलाई को यहां डाल दिया, अब ये रेप्लिकेट करेगा, लेकिन इसको एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन बनाने के लिए नाइट्रोजन कौन सा मिलेगा? N14 वाला। 20 मिनट में ये 1 से 2 होगा, मतलब आगे डीएनए डबल करेगा तब ना, तो इकोलाई बनेगी। तो चलो 20 मिनट बाद चेक करते, यहां ट्रांसफर करने के 20 मिनट के बाद चलो चेक करते हैं। कितनी देर बाद? 20 मिनट। 20 मिनट में एक जनरेशन हो जाएगा। फर्स्ट जन नहीं है, जनरेशन है। तो क्या हुआ होगा बच्चों? अरे भाई, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए होंगे। कौन से वाले? N15 वाले। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट आएगा। अरे दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए होंगे, लेकिन अब जो नया लगेगा, अब जो नया लगेगा बच्चों, वो तो N मीडियम जैसा है वैसा लगेगा, मतलब N14। इसमें भी एक नया लगेगा N14, मतलब 1 से 2 डीएनए बन गए बच्चे, लेकिन दोनों डीएनए कैसे हैं? हाइब्रिड डीएनए। बोले तो एक स्ट्रैंड N14, एक स्ट्रैंड N15। बोलूं 100% डीएनए इज हाइब्रिड। 2 डीएनए हैं और दोनों हाइब्रिड हैं। 2 डीएनए बने और दोनों हाइब्रिड हैं। सही है। दूसरी बात, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन अगर कराऊं, हाइब्रिड डीएनए बैंड कहां बनेगा? बीच में। ये हाइब्रिड डीएनए का बैंड बन गया N14 N15 का। लो, प्रूव हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, जिसमें इकोलाई को डालोगे उसी का नाइट्रोजन लेगा, है ना। और कहीं से तो पेड़ थोड़ी लगा है उसके पास, मीडियम से ही लेगा। अच्छा सुनो मेरी बात बच्चों, फर्स्ट जनरेशन में ही प्रूव हो गया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। कैसे कैसे कैसे? देखो ना, पहले बैंड बॉटम में था, आपको डीएनए तो दिख नहीं रहा, आपको बैंड दिख रहा है। तो बैंड दिखते ही आप समझ जाओगे कि बैंड पहले नीचे था, मतलब N15 था, लेकिन अब बीच में आ गया। मतलब अब जो डीएनए बना उसमें एक N15 पुराना वाला है, एक नया N14 वाला है। तो N14-15 हाइब्रिड हो गया या नहीं? तो एक स्ट्रैंड पुराना वाला N15, एक स्ट्रैंड नया वाला N14, यही तो सेमी कंजर्वेटिव है। क्लियर है? हो गया 20 मिनट का। अब अगले 20 मिनट बाद चेक करो, अगले 20 मिनट बाद चेक करो। अरे मतलब शुरुआत से 40 मिनट बाद। तो बच्चों 40 मिनट बाद क्या होगा? चलो देखते हैं। मतलब सेकंड जनरेशन। देखें सेकंड जनरेशन, आ जाओ सेकंड जनरेशन देखते हैं। सेकंड जनरेशन में फिर से वही होगा, और क्या, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। वो इधर देखना, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, एक सेकंड, कि भाई N15 वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, ठीक, N14 वाला स्ट्रैंड अलग हो गया। सही है जी। इसका भी N14 वाला अलग हो गया, N15 वाला भी अलग हो गया। सब अलग हो गए, ठीक है। अब जो नया लगेगा वो मीडियम। मीडियम कैसा है? N14 लगा दो सब में एक एक N14। ये देखो N14, इसमें भी N14, इसमें भी N14, इसमें भी N14। सही है, ये लगा दिया N14। अच्छा, N15 N14। अच्छा रुको भाई, कलर का थोड़ा सा, कलर वही लें जो पहले लिया था, वही अच्छा रहेगा, है ना। N15 को हम ऑरेंज से लिख रहे थे, तो N14 को हरे से लिख रहे थे, तो हरे ही यूज करते हैं, वही सही रहेगा बच्चों, है ना। तो ऐसा करते हैं ना, ये वाला उड़ाते हैं। उड़ गया? हाँ देखो, स्मार्ट तरीका, उड़ गया। लो उड़ गया। तो नया N14 मैंने किस रंग से लिखा था? हरे से ना, तो हरा ही यूज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सब पर एक नया लग रहा है N14, एक नया लग रहा है N14, इधर भी नया लग रहा है N14, इधर भी नया लग रहा है N14। आप गौर करो जरा, आप गौर करो, एक सेकंड,
N14। अब बच्चों देखो, आपको नहीं दिख रहा, 4 में से 2 डीएनए N14 14 है, मतलब लाइट, और 4 में से 2 है हाइब्रिड। मेरा कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा सभी। अरे नहीं बच्चे, शुरुआत से 40 मिनट, अगले 20 मिनट बाद देखो, 4 में से 2 बन गए बच्चों हाइब्रिड डीएनए, 4 में से 2 बन गए हाइब्रिड डीएनए, और 4 में से 2 क्या है, लाइट डीएनए। सही है, मतलब 4 में से 2 50% हाइब्रिड है, 4 में से 2 लाइट है 50%। और बच्चों अगर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे, पहली बार है कि 2 बैंड मिलेंगे, पहली बार 2 बैंड बनेंगे। तो देखो कौन कौन से बैंड बनेंगे। हाइब्रिड वाला तो बच्चों बीच में बनता है, और लाइट वाला ऊपर, है ना। हाइब्रिड वाला N14 N15, और ये ऊपर वाला N14 N14। क्या ये क्लियर है? सवाल आ सकता है, अरे बैंड का कलर सेम होगा बच्चा, कलर कहां है, आपको बैंड देखना है। पहले बॉटम में था हाइब्रिड, फिर थोड़ा बीच में आया पहले बॉटम में था हैवी, फिर बीच में आया हाइब्रिड। अब बीच और ऊपर दोनों है, तो बीच वाला हाइब्रिड और ऊपर वाला लाइट बैंड। सवाल तो यह भी आ सकता है, पहली बार 2 बैंड कब आएंगे, तो सेकंड जनरेशन। या सवाल यह भी हो सकता है, पहली बार लाइट डीएनए कब मिलेगा, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में तो लाइट डीएनए मिलेगा पहली बार, फर्स्ट में तो मिला ही नहीं था। समझ गए? ओके बच्चों, ये सेकंड जनरेशन तक हो गया। एनसीईआरटी बड़ी समझदार है, आपको किताब में सेकंड जनरेशन तक दिया है, और अगले ही पेज में पूछा है कि 80 मिनट बाद क्या होगा बताओ। टेलर के एक्सपेरिमेंट के बाद दिया है कि 80 मिनट के बाद क्या होगा, मतलब चौथे जनरेशन तक जाना होगा। लेकिन एनसीईआरटी ने तो यहीं तक बताया, तो क्या करूं अब, 80 मिनट तक जाना है बच्चों, तो 60 मिनट तो यहीं पहुंचा देता हूं। देखते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आपको नहीं लग रहा 40 मिनट के बाद ये आ गया 60 मिनट, 60 मिनट मतलब थर्ड जनरेशन है ना, थर्ड जनरेशन। रुको, अब ये उम्मीद ना लगाना कि सर फिर से इनको अलग कर करके सब में एक N14 फिट करेंगे, नहीं, अब सीधा 4 से 8 बनेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करो बच्चों। अरे नहीं, एनसीईआरटी में कलर का कोई फोकस नहीं है, ठीक है स्नेहिल। अच्छा, अब फोकस करें मेरी बात पर, मैं जो बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते। कब तक ये डीएनए खोल खोल के डालते रहेंगे? सुनो, N15 नाम के स्ट्रैंड थे 2, सही है। अब नया N15 तो कहीं से नहीं आएगा, N15 नाम के स्ट्रैंड थे 2, अब नया N15 तो कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि मीडियम है N14, जितने भी बनेंगे N14 वाले। तो N15 नाम के स्ट्रैंड थे 2, ये लो, इस पर नया लगा N14, तो N14 N15 बन गया, हाइब्रिड हो गए 2, सही है। अब जब 2 से बनने का वक्त आया 4, 2 से बनने का वक्त आया 4, तो फिर से N15 नाम के स्ट्रैंड तो 2 ही है, उन पे नया लगा N14, तो N14 15 हाइब्रिड कितने हो गए? 2, बाकी 2 क्या है, जैसा मीडियम लाइट। अब जब 4 से 8 बनने का वक्त आया, तो N15 नाम के स्ट्रैंड है 2, N15 नाम के स्ट्रैंड है 2, उन पर नया जो लगा N14, तो N14 15 बोले तो हाइब्रिड कितने हो जाएंगे? सिर्फ 2, अंत तक 2 ही रहेंगे, तो 4 और 2 ही हाइब्रिड रहेंगे N14 15, बाकी जैसा मीडियम। तो मेरा कहने का मतलब है 4 से 8 हो रहे हैं, लेकिन 8 में से 2 होंगे बच्चे हाइब्रिड, ठीक है, और 6 होंगे जैसा मीडियम, 6 होंगे जैसा मीडियम। मतलब 8 में से 2 हाइब्रिड है, 8 में से 2 हाइब्रिड है, मतलब बच्चे कितना हुआ? 25%, है ना, और 6 है लाइट, 75%। और अगर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो डेंसिटी ग्रेड, अरे 15 गायब नहीं होगा बच्चा, उसका परसेंटेज कम रहेगा, बस हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई बोले डायग्राम कैसा बनेगा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन? यही बनेगा, अरे हाइब्रिड और लाइट है, हाइब्रिड और लाइट ही तो है,
तो हाइब्रिड और लाइट डायग्राम तो यही वाला बनेगा जो 60 मिनट 40 मिनट बाद बना था। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने तो 80 मिनट पूछा है बच्चे, तो चलो एक रंग और ले लेते हैं और 80 मिनट तक कहानी पहुंचाते हैं, एडजस्ट करते हैं सेम पेज में, क्योंकि एक पेज में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। 80 मिनट मतलब 4th जनरेशन, तो 8 से कितने हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे 8 से 16। लेकिन फिर याद रखो N15 नाम के स्ट्रैंड 2 हैं, उन पे N14 लग गया, तो N14 15 कितने रहेंगे सिर्फ 2, बाकी जैसा मीडियम, मतलब 16 में से 2 क्या होंगे हाइब्रिड, 16 में से 2 होंगे हाइब्रिड और 14 होंगे जैसा मीडियम लाइट डीएनए। 16 में से 2 हाइब्रिड हैं, कितने परसेंट हुआ भाई, कितना परसेंट हुआ, 25 का आधा कर दो ना, 12.5%। और इधर 87.5%। सही है, ठीक है जी। अरे आप तो 50 जनरेशन चले जाओ, हाइब्रिड सिर्फ 2 रहेंगे, बाकी जैसा मीडियम, राइट। ओके, तो एनसीईआरटी के सवाल का जवाब हो गया। अब बच्चों एक सवाल जिसका जवाब आप करके लाओगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, what will be the probability of heavy DNA, hybrid DNA and light DNA, hybrid DNA and light DNA after 4th जनरेशन। अरे मतलब जहां तक मैंने अभी कराया, आफ्टर 4th जनरेशन, इफ नंबर 1, पहले तो वही जो पीछे सॉल्व किया, क्या था पिछले वाले में, क्या हुआ था, इकोलाई विथ हैवी डीएनए को प्लेस कर दिया था N14 मीडियम में, इज प्लेस्ड इन N14 मीडियम में। ठीक, दूसरा इकोलाई विथ लाइट डीएनए is placed in N15 मीडियम। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, ठीक है भाई। 4th जनरेशन के बाद 16 में से बताना है कितने हाइब्रिड, कितने हैवी लाइट, वो बताना है, ठीक है। अरे 6 कैसे काउंट किए, अरे महाराज क्या कर रहे हो यार। देखो 4 के 8 बनेंगे बच्चे, 4 के 8 डीएनए बनेंगे, ठीक, 8 बनेंगे। 8 में से N15 नाम के स्ट्रैंड तो 2 ही है ना, तो N14 15 तो 2 ही बन सकते हैं, बाकी क्या बनेगा लाइट डीएनए। इनको खोल के बना लो, इन सबको खोल लो अलग अलग और सब पे एक एक N14 लगाते जाओ, बन जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे आओ। इकोलाई विथ लाइट डीएनए इज प्लेस्ड इन N15 मीडियम। कुछ लोग तो आंसर भी देने लग गए, ठीक है, और कर पाएंगे। अच्छा एक सवाल और देता हूं, पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं। ई कोलाई विथ हाइब्रिड डीएनए इज प्लेस्ड इन N15 मीडियम, ठीक है जी। ये तीसरा सवाल भी जोड़ दिया मैंने, हाइब्रिड से शुरुआत करना, फिर बताना कितने हाइब्रिड कितने क्या। ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। बहुत दिन से बोल रहे थे ना होमवर्क नहीं दे रहे, अब एक आध 2 सवाल और अंत में जोड़ूंगा। एक होमवर्क तो यही है आपका, ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। हाँ अभी छोड़ देते हैं इसको, कल की बात करेंगे, कल देखेंगे। 0 to 62, अरे भाई 4था जनरेशन है बच्चा, 4था जनरेशन मतलब 16 में से बताना है, ठीक है। अगला देखो बच्चे, प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ई कोलाई में किसने प्रूव किया, मेसेल्सनस्टॉल ने। लेकिन यूकैरियोट में किसने प्रूव किया, टेलर और उनके साथियों ने, टेलर और उनके साथियों ने।
किसमें? बीस या फाबा में। अरे फाबा बीन, सेम फली जैसी एक बीन होती है उस पर। फाबा बीन मतलब यूकैरियोट, फाबा बीन मतलब यूकैरियोट पर प्रूव किया। और याद है यूकैरियोट में डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। ठीक है, तो सुनो जरा, टेलर एंड हिज कलीग्स, टेलर एंड हिज कलीग्स proved semi-conservative method of DNA replication at chromosomal level। ध्यान रखना बच्चों, यूकैरियोट में तो डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में है ना, उसी को लिख रहे हैं एट क्रोमोसोमल लेवल ऑन वीसिया फाबा। इस प्लांट में बोले तो सेम फली जैसी एक बीन है, फाबा बीन, बोले तो यूकैरियोट है, यूकैरियोट में प्रूफ किया। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज की थी? रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था। रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करके करोगे तो उसे क्या बोलोगे? रेडियो ट्रेसर टेक्निक। क्या बोलोगे? रेडियो ट्रेसर टेक्निक। और कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था बताता हूं, लेकिन सुनो सुनो, नीट में सवाल आ गया, सवाल के जवाब आगे सुन लो। सवाल आया प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव किसने प्रूव किया? प्रोकैरियोट दिया है, तो क्या जवाब है? मेसेल्सनस्टॉल। क्या? मेसेल्सनस्टॉल। यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन किसने प्रूव किया? टेलर एंड साथी उसके। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट नहीं दिया है, दिया है डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये क्रोमोसोम लेवल पर किसने प्रूव किया? तो भी यही जाएगा प्रशांत। वो उसका नंबर थोड़ी देर में आएगा बच्चे, क्लास ड्यूरेशन नहीं, क्लास के बाद करेंगे उसका, है ना, 8:20 के बाद, है ना, 1 मिनट का बनाएंगे आज, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनना। प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव किसने प्रूव किया? मेसेल्सनस्टॉल। यूकैरियोट में टेलर और उनके साथी। यूकैरियोट दिया ही नहीं है, दिया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है एट क्रोमोसोमल लेवल। किसने प्रूव किया? क्रोमोसोम तो यूकैरियोट में होता है, मतलब यूकैरियोट का ही पूछ रहा है, आंसर टेलर और उनके साथ ही जाएंगे। प्रोकैरियोट यूकैरियोट कुछ नहीं दिया है, दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। किसने प्रूव किया? तो बोलेंगे मेसेल्सनस्टॉल। कुछ नहीं दिया है तो मेसेल्सनस्टॉल, प्रोकैरियोट दिया है तो मेसेल्सनस्टॉल, यूकैरियोट दिया है तो टेलर साथी, और यूकैरियोट नहीं क्रोमोसोम लेवल बस दिया है तो भी टेलर, क्योंकि यूकैरियोट में ही क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा डीएनए। ठीक है सर, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था? दे यूज्ड, ध्यान देना, दे यूज्ड ट्रिटिएटेड थाइमिडीन। क्या मतलब है? ओ भाई, नॉर्मल हाइड्रोजन क्या होता है? 1H1, 1H1। इन्होंने ट्रिटियम यूज किया था, 1H3, ट्रिटिएटेड थाइमिडीन। और ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव है, तो ट्रिटिएटेड थाइमिडीन क्या हो गया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मैं ये बोल रहा हूं इन्होंने थाइमिडीन तैयार किया। थाइमिडीन में कौन सा? थाइमिडीन के स्ट्रक्चर में जहां जहां H होता है, थाइमिडीन के स्ट्रक्चर में जहां जहां H होता है वहां ये वाला H लगा दिया, तो थाइमिडीन कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव। और उसको डाल दिया डीएनए में, तो डीएनए क्या हो गया? रेडियो एक्टिव। आ जाओ देखते हैं एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, डीएनए को क्या कर दिया? रेडियो एक्टिव। ये देखो, ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। ये है बच्चों रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें जहां जहां थाइमिडीन है 1H1 वाला नहीं, 1H3 वाला है, रेडियो एक्टिव डीएनए। लेकिन इसका रेप्लिकेशन कराना है नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में। रेप्लिकेशन कहां कराना है? नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में। तो चलो कराते हैं। अरे बिल्कुल सिंपल है, रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड दोनों अलग हो गए, रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड दोनों अलग हो गए, लेकिन जो नया लगेगा वो तो मीडियम जैसा लगेगा। मीडियम कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव। तो नया स्ट्रैंड, हाँ बिल्कुल टिप्स होंगे बच्चे। डीएनए दोनों रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड अलग हो गए, इन पर जो नया लगेगा वो कौन सा लग रहा है? नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि मीडियम नॉन रेडियो एक्टिव है। तो देखा आपने, 1 से 2 डीएनए बन गए, लेकिन ये वाले जो स्ट्रैंड है
ये ऑरेंज वाले ये कैसे हैं? रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड है ये रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाले हैं, ये व्हाइट वाले हैं, ये कैसे हैं? नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड। एक से 2 डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए, लेकिन आपको बच्चे नहीं लग रहा है इकोलाई के डीएनए को क्रोमोसोम बोलता है? नहीं बच्चे, फॉल्स क्रोमोसोम बोलेंगे शिफा, ठीक है। अच्छा अब सुनिए मेरी बात सुनिए। 1 से 2 डीएनए बन गए, दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पुराना है रेडियो एक्टिव वाला, एक स्ट्रैंड नया है नॉन रेडियो एक्टिव वाला। तो 2 डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए, और दोनों डीएनए एक एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव पुराना, एक नया नया नॉन रेडियो एक्टिव। अब बताओ क्या ये डीएनए बच्चों रेडियो एक्टिव है? क्या ये डीएनए रेडियो एक्टिव है? क्या ये दोनों डीएनए रेडियो एक्टिव है या नहीं? कमेंट करें यस और नो। ये दोनों डीएनए रेडियो एक्टिव बोलोगे या नहीं बोलोगे? प्रशांत रेडियो एक्टिव बोलोगे या नहीं? आग तो बाद में लगाएंगे भाई, जल्दी बोलो। दोनों डीएनए रेडियो एक्टिव हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है बच्चे, भले ही एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव है, भले ही दो में से एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव, लेकिन क्या इस डीएनए से रेडिएशन निकलेगा? हाँ निकलेगा। अरे 2 में से एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव है, लेकिन रेडिएशन तो निकल रहा है ना इस डीएनए से। तो बोथ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर रेडियो एक्टिव, बोथ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब अगर मैं अगले जनरेशन ले जाऊं तो, अरे तो अलग करो डीएनए को। अगर अगले जनरेशन तक ले जा रहे हो, कॉन्सेप्ट वही है, अगले जनरेशन लेके जाओगे तो ये रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड अलग हो गया, ये नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड अलग हो गया, इसका भी नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड अलग हो गया, और रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड भी अलग हो गया, चारों अलग हो गए, ठीक। लेकिन जो नया लगेगा वो क्या लगेगा? नया जो लगेगा वो क्या लगेगा? नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि मीडियम नॉन रेडियो एक्टिव है। देखो जरा, ये देखो, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो। अब देखो 2 से 4 डीएनए बन गए, क्या बोल रहा हूं? 2 में से 2 देखो 2 से 4 डीएनए बन गए हैं, समझ रहे हो मेरी बात? 2 में से 4 डीएनए बन चुके हैं, लेकिन ये जो 4 डीएनए आप देख रहे हो, 2 डीएनए पूरी तरह से व्हाइट है, नॉन रेडियो एक्टिव। अरे भाई रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड 2 हैं, रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड 2 हैं, उन पे जो भी नया लगेगा वो नॉन रेडियो एक्टिव लगेगा। तो ये दोनों तो रेडियो एक्टिव डीएनए हैं, ये और ये। 4 में से 2 रेडियो एक्टिव और 2 क्या है? शॉर्ट में लिख दूं बच्चों, NR नॉन रेडियो एक्टिव, इसे लिख दूं, ये डीएनए रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है। 4 में से 2 डीएनए रेडियो एक्टिव, 2 नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब 50% डीएनए रेडियो एक्टिव और 50% डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव। क्या ये क्लियर है आपको? 4 में से 2 डीएनए रेडियो एक्टिव हैं और 4 में से 2 डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। ओके बच्चों, अरे लिख देता हूं ना, 4 में से 2 रेडियो एक्टिव डीएनए हैं, 4 में से 2 मतलब 50%, 4 में से 2 डीएनए रेडियो एक्टिव डीएनए और 2 नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। 50% रेडियो एक्टिव डीएनए, 50% नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है जी। क्वेश्चन मिलेगा आपको जब मॉड्यूल करोगे तो। ओके ठीक है, टेलर का भी काम हो गया, ठीक है। अब सुनो, एक सवाल होमवर्क दे चुका था मैं, 1-2 सवाल और लिखता हूं, इसके बाद बाकी बात करेंगे। देखो मामला यह है बच्चों, ये थोड़ा हटके सवाल है, हां। इन अ 68 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए, ठीक है, 25% आर एडेनिन, 25% आर एडेनिन। देन give the number of hydrogen bonds, then give the number of hydrogen bonds। तगड़े सवाल है बच्चों, करना इसको। एक दूसरा, if Ag by Tc रेशो जो है
in one strand of DNA, in one strand of DNA is 5/3, then give AG/TC रेशो इन अदर स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड का AG/TC रेशो दे दिया है, दूसरे का AG/TC रेशो आपको बताना है। सही है, ठीक है जी। हाँ, तो 3 सवाल हो गए आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अब क्या करूं, आगे की बात करता हूं। थोड़ा बहुत तो बात कर ही लूं, अभी है हमारे पास 3 मिनट। आपके पूरे जो टाइम है उसमें कोई बेईमानी नहीं, वो पूरा पढ़ाई का होगा, फिर टिप्स एंड वो सब इसके बाद। 1 सेकंड बच्चा। दीपक, हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करना भाई, फिर देखेंगे। बच्चे, हम नाइट्रोजन आइसोटोप क्यों? उनकी मर्जी, जो यूज करें भाई, एक्सपेरिमेंट उनका, उनको जो मन करे वो यूज करेंगे। ठीक है, हाँ। देखो बच्चों, मैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन समझाने से पहले समझाया करता हूं एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या? एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें पहली एंजाइम बताया करता हूं कौन सी? हेलिकेज। एक और नाम बताऊं? या अनवाइंडेज। अरे डीएनए को खोलेगा, क्या करता है? डीएनए खोलेगा। इधर देखना जरा, इधर देखना ध्यान से। मान लो ये डीएनए है बच्चों, डीएनए कहीं से भी नहीं खुलता, डीएनए एक पर्टिकुलर एरिया से खुलता है। जिस एरिया से खुलता है उसे बोलते हैं ओरी साइट। पता है ओरी साइट क्या होता है? एटी रिच एरिया। एटी रिच एरिया यहां से खुलता है। क्यों एटी रिच एरिया से? क्यों? अरे भाई एटी रिच है मतलब 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एटी रिच एरिया है तो 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, जल्दी टूटेगा। कमजोर एरिया है ये, 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी नहीं टूटते। तो 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो जल्दी टूट जाएगा, इसलिए यहीं से डीएनए खुलेगा। कहां से? ओरी साइड से। लेकिन तोड़ेगा कौन? हेलिकेज। देखो हेलिकेज को बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, एटीपी से एनर्जी लेकर काम करेगा। कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन है, ठीक। एल्केलाइन पीएच पर काम करेगा, एल्केलाइन पीएच पर काम करेगा। क्या काम करता है? अनवाइंड करता है, अनवाइंड करता है डीएनए डबल हेलिक्स को, अनवाइंड करता है डीएनए डबल हेलिक्स को। कहां से? कहीं रैंडम, कहीं से भी नहीं। एनसीईआरटी लिखती है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरी साइड। कैसे खोलेगा? बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर, ठीक है जी। और डीएनए को ओरी साइड से खोला जाएगा, क्योंकि एटी रिच है ना, 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। और प्रोकैरियोट में एक ही ओरी साइट है। अरे उनका डीएनए ही छोटा है, इसलिए उनमें एक ओरी साइट होता है। हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, तो हमारा डीएनए में ढेर सारे ओरी साइट होते हैं। क्या बोल रहा हूं? यूकैरियोट में ढेर सारे ओरी साइट होते हैं। भाई आपके जो 3 मिनट बचे थे उसमें ये बता दिया, ठीक है। फिर से सुन लो, डीएनए जो है कहीं से रैंडम नहीं खुलेगा, ओरी साइड से खुलेगा। ओरी साइड की खास बात क्या? कमजोर एरिया है। आपको मान लो मैंने क्वाइल्ड रस्सी दे दी, क्या दे दी आपको? क्वाइल्ड रस्सी दे दी, है ना, वो कपड़े सुखाने वाले यूज करता है ना, क्वाइल्ड रस्सी। मैंने बोला इसे खोलो, तो कहां से खोलना पसंद करोगे? जहां से सबसे कमजोर हो। तो एटी रिच है तो, अरे अनवाइंडेज बच्चे, डीएनए खोलना, अनवाइंड करने वाला, सेम नाम है, हेलिकेज का दूसरा नाम है। मैं बोल रहा हूं सबसे कमजोर एरिया से खोलोगे, तो 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, कमजोर है। 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, 2-2 वाला जल्दी टूटेगा, इसलिए यहां से खोलेंगे। प्रोकैरियोट में एक ओरी साइट है, यूकैरियोट में कई है।
तो ओरिसाइड से स्टार्ट करते हुए हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और डीएनए को खोल देगा। ओरिसाइड का फुल फॉर्म ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या ओरिसाइड का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से डीएनए खुलेगा वहीं से रेप्लिकेट होगा। तो अगली क्लास में जब बात करूंगा ना मैं, तो आगे ये हेलिकेज को रिकैप करूंगा और सारा, मतलब अगली क्लास फुली डेडिकेटेड टू मैकेनिज्म एंड एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। राइट, तगड़ी रहने वाली अगली क्लास, बहुत अलर्ट होकर सुनिएगा। ठीक है, तो आज की ये बात तो हो गई भाई। अब थोड़ा सा अपना सीरीज जो चला रहे थे वो देख लेते हैं। तो टाइम नोट कर, है ना? तो बच्चों आज आइए स्टार्ट करते हैं एमकेजी पीडिया फॉर नीट 2026 एपिसोड 2। पिछली क्लास या पिछले बार में हमने डिस्कस किया था, पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि जो एनसीईआरटी है उसको आगे आप नोट्स पढ़ लें, 2-3 बार रिकॉल कर लें। जब आपके नोट्स तगड़े हो जाए एक पर्टिकुलर टॉपिक के, इसके बाद फिर आप बच्चों एनसीईआरटी पढ़ें। और एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है कि फील होनी चाहिए, एनसीईआरटी फील होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी कैसे फील होनी चाहिए, आज एक पॉइंट जोड़ रहा हूं। जब भी एनसीईआरटी पढ़े उसमें जहां भी आपको मिले एज, सिंस, देयरफॉर, इसके एआर बना बना के करो। टॉपर्स बच्चे अक्सर मेरे पास लेकर आते थे क्या कि असर्शन रीजन बना बना के, सर इसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। कहीं फंस रहे हो तो टीचर से पूछो, और क्लियर है तो फिर तो कोई बात नहीं। तो अगर आप एआर बनाकर कुछ एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो मैक्सिमम एनसीईआरटी आपको फील होगी, एक एक लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर पता चलेगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस, बाकी अगले एपिसोड में। राइट।